हाँ तो बच्चों, आज हम इसके भाषा से दूसरे प्रश्न पे हैं। हमने कल किया था पहला प्रश्न, इसमें 3 समानार्थी शब्द लिखवाए थे। आज हम इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। संज्ञा शब्द के सही भेद के सामने टिक लगाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। अब चलते हैं, इसमें दे रखा है संज्ञा 3 तरह के होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ज़रा पहले हम लोग परिभाषाएं देखते जाते हैं। ये होता क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराए, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम रवि, महात्मा गांधी, ताजमहल, हिमालय, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये खास एक ही हैं। तो उसी तरह हम लोग जातिवाचक संज्ञा पे आ जाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द इससे संपूर्ण, वो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसा कुत्ता, इसमें पूरी जाति आ गई कुत्ते की। एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी कुत्ते का नाम है, जैसे एक कुत्ते का नाम मोती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर हम केवल कुत्ता बोल रहे हैं, किसी विशेष कुत्ते की बात नहीं करें, तो पूरी जाति, एक पूरे समूह के लिए, किस समूह के? कुत्तों के लिए ही बात कर रहे हैं। उसी तरह लड़का, नगर, ये सब क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। अगर हम आगरा बोल रहे हैं, बनारस बोल रहे हैं, तो कोई खास शहर है, तब ये व्यक्तिवाचक आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा बच्चों? ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा इसका भेद। अब आ जाते हैं, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं? इमोशंस, जो मन में उत्पन्न होते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, दोष, अवस्था, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक है संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण हो, दोष हो, अवस्था हो, भाव हो, उसका हमें पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, आलस्य, ये सब बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं। क्रोध, दुख, सुख, के मन में उत्पन्न होते हैं, तो ये सब भाव हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके अपने इन प्रश्नों पर जाते हैं। पहला वाला है पीपल। पीपल है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसको जातिवाचक संज्ञा में क्यों रखा बच्चों? क्योंकि किसी खास पीपल के पेड़ के लिए नहीं बोला गया। जैसे बोधि वृक्ष जो सारनाथ में है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वो खास पीपल का पेड़ है, बोधि वृक्ष, इसीलिए इसको। लेकिन हम इसको में ये पीपल किस में आएगा? जातिवाचक। उसी तरह आगे चलते हैं। खुशहाली, क्या ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? तो ये मैंने बोला, ये खुशहाली भाववाचक में है। एक अवस्था है, मन की अवस्था, तो इसको हम लोग भाववाचक को ठीक करेंगे। जिन बच्चों के पास पुस्तक है, वो पुस्तक में ही करेंगे, और जिनके पास अभी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, वे नोटबुक में ही इसको करेंगे। करना सबको है। अगला हम लोग शोर। शोर है जातिवाचक। ये भाव नहीं है, ये शोर है जातिवाचक।
शोर किसका भी हो सकता है, ये पता नहीं कि झरने के पानी का शोर था या गाड़ियों का शोर था या बिजली चमकने का शोर था। तो ये शोर हम जातिवाचक में डालेंगे। अगले वाले में है हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने बताया था कोई खास पर्वत, हिमालय पर्वत एक ही है, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्यार। प्यार है भाववाचक संज्ञा, मन की अवस्था, तो प्यार को भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। मोर। मोर जातिवाचक संज्ञा में आएगा बच्चों। मोर किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये सभी मोरों के लिए बोला गया है। कोई खास मोर होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। राम और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे और ज़रा देखो, जो रेखांकित किया हुआ वर्ड है, शब्द है और एक और वाक्य है, दूसरा वाक्य, मुझे कुछ और किताबें खरीदनी है। इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये तो समझ आएगा कि जब हम राम और श्याम खेल रहे हैं तो ये साथ की बात किया है। राम और श्याम खेल रहे हैं, ये साथ के लिए, दो लड़कों के साथ के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुझे कुछ और किताबें चाहिए, और मतलब अन्य। तो इस दूसरे वाले और का अर्थ है अन्य, और पहले वाले अर्थ का है साथ के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब आगे चलते हैं। इन वाक्यों में और शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो शब्द एक ही है, इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। तो हम लोग और भी देखते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों का दो भिन्न अर्थ में वाक्यों में प्रयोग करो। तो नीचे हमें 3 शब्द दे रखे हैं, घटा, पर, जान। इनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों ध्यान से, जो मैं बताऊंगा वो केवल उदाहरण के तौर पे है। आपका जो वाक्य होगा मेरे वाक्य से अलग होगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ये वाक्य जब आप बनाएंगे, इसको नोटबुक में लिखेंगे। ये कॉपी तो सब नोटबुक में लिखेंगे, ये बुक में करने के लिए है भी नहीं। इसके पास बुक भी है, उसको भी इसको नोटबुक में ही करना है। तो जो मैं वाक्य बताऊंगा उसको केवल सुनना और समझना है। इसी की तरह ये जो वाक्य आप अपने आप बनाएंगे और लिखेंगे। तो घटा के 2 अर्थ होते हैं, बादल और कम होना। तो वाक्य हम लोग बनाएंगे घटा के, बादल और कम होने का वाक्य नहीं बनाएंगे। तो हम लोग पहला बनाते हैं। घटा का है बादल, इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? वर्षा ऋतु में आसमान पे घटा छा जाती है। ठीक है, तो बादल के लिए इसका प्रयोग हो गया। अब आ जाते हैं, घटा मतलब कम होने के लिए। अब हम इसका प्रयोग करेंगे कम होने के लिए। गर्मी के कारण स्कूल का समय घट गया है। इसमें घटना क्या का है? कम होने के लिए। तो हमने 2 वाक्य बनाए घटा के। एक में बताया कि बादल, घटा का अर्थ बादल के हिसाब से बनाया, दूसरा कम होने के हिसाब से। ठीक है, कम होने का एक और वाक्य बता देता हूँ। सोना धातु होती है,
सोना, सोने का दाम घट गया है। आजकल सोने का दाम घट गया है, तो इसमें घटना कम होने के लिए कहा गया है। उसी तरह हम लोग ख पे आते हैं। पर के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है पंख, पंख चिड़िया का होता है, तितली का होता है। और ऊपर, ऊपर के लिए भी हम लोग पर। तो पहला वाक्य मैं बनाता हूँ पर का, पंख के लिए। किसके लिए? पंख के लिए। तितली के पर सुंदर होते हैं। तितली के पर सुंदर होते हैं। पर, इसमें पर पंख के लिए इस्तेमाल किया है। तो एक ये हो गया। नए वाक्य बनाया पर का। याद रखना, कुछ बच्चे पंख और ऊपर का बना लेते हैं वाक्य, हमें वो नहीं बनाना है, वो तो मतलब है, वो तो अर्थ दिया हुआ है। तो पर का है। दूसरा है, एक तो हो गया पंख। मैंने क्या वाक्य बताया था कि तितली के पर सुंदर होते हैं। अब आ जाते हैं, दूसरा पर का अर्थ होता है ऊपर। अलमारी के ऊपर, अरे हम लोग लिखेंगे अलमारी पर किताब रखी है। तो इसमें पर ऊपर के लिए रखा है, इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझना और इसको अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। व्हाट्सएप पे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, तुमने काम कर लिया, फ़ोटो क्लिक करो, मैं कर लूँगा। शेयरिंग, ये शेयरिंग गलत टाइप की शेयरिंग है। ये तो कॉपिंग और चीटिंग के ही में आएगी। जो भी काम मिलता है सब बच्चों के लिए अलग अलग काम मिल रहा है। ये व्हाट्सएप का मिसयूज़ बहुत हो रहा है। कोई बच्चा, वीडियो सबके लिए रखा हुआ है, सब आदमी देख सकते हैं, सब बच्चे अपने पेरेंट्स के मोबाइल से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती है होमवर्क की, तो कॉपी कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दे रहे हैं और ग्रुप में सारे बच्चे काम कर लेते हैं। एक बच्चे ने होमवर्क किया, उसने क्लिक करके व्हाट्सएप पे डाल दिया और सारे उससे कॉपी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं करनी है लैंग्वेज में। तो क्या करना है, यहाँ समझ रहे हो और वाक्य अपने शब्दों में बनाना है। मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये चीज़, इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो रहा है। तो फिर से यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये उदाहरण के तौर पे है, एग्जाम्पल है। और जो वाक्य तुम बनाओगे वो अपने शब्दों में बनाओगे, इसीलिए ये वाला वाक्य नहीं बनना चाहिए। और जो तुमने बनाया है वो तुम्हारी मेहनत है, उसको शेयर मत करो। सबके पास, सब बच्चों के पास समय कमी नहीं है, आराम से वो कर सकते हैं, पेरेंट्स के हेल्प से भी। और वीडियो में ही ऐसे बनाए जा रहे हैं कि खुद एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम लोग जाते हैं। अगला है जान। जान के दो अर्थ होते हैं, प्राण और जानना। जान शब्द के दो अर्थ हैं, एक हो गया प्राण, दूसरा है जानना। तो हम लोग पहले प्राण वाले का बनाते हैं। प्राण मतलब जान वाला। तो दुर्घटना में व्यक्ति की जान चली गई, तो इसमें हमने प्राण के लिए वाक्य बनाया था, प्राण। दूसरा वाक्य बनाते हैं जान। पुलिस चोरों का ठिकाना जान गए। पुलिस चोरों का ठिकाना जान गए, उनको पता चल गया कि चोर कहाँ हैं। तो ये था, हमने जान का दूसरा प्रयोग किया। जानना, पता चल जाना। जानना का अर्थ होता है पता चल जाना। दूसरा था प्राण। तो बच्चों इसको अपने शब्दों में वाक्य बनाओ और
नोटबुक में लिखो। एक और प्रश्न है, कविता में घटा हम मनुष्यों की तरह काम कर रही है, घूमना, झूमना। तो ये जो क्रिया वाले, काम वाले शब्द से काम करने का पता चलता है, वो कविता से छांट के लिखना है। एक दो शब्द उदाहरण पे दे भी दिया है, घूमना और झूमना। तो इसी तरह क्रिया वाले शब्द इससे काम होने का पता चलता है, करने का पता चलता है, उसको लिखना है। तो ये बहुत सिंपल है, ये होमवर्क कर ही लोगे। अब आ जाते हैं हम लोग कविता को याद करना है और कक्षा में सुनाना है। तो ये ESL में तो तुम्हें पता ही है, ये कविताएं आती हैं और परीक्षा में भी कविताएं आती हैं, कविता पूरी करो। तो इसलिए आपको कविता तो याद करनी है। ये तो क भाग तो सबके लिए है ही है, याद करने का काम तो रहेगा ही, उसके बिना हम लोग नहीं बच सकते। कविताएं याद करनी, कविता बहुत छोटी है, बहुत रोचक भी है, इसीलिए किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। चित्र देखो और इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ये भी कर सकते हो, बहुत आसान है। जिस बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे, जिनके पास बुक मिल गई है या है तो इसको बुक में भी कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पे। इस पे देखो, चित्र दिया हुआ है, वर्षा हो रही है, दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, गाय है और एक कुत्ता है। उन सबको गर्मी से राहत मिल गई, बड़े खुश हैं। एक वृद्ध आदमी है, वो छाता लगा के कहीं शायद ज़रूरी काम से कहीं जा रहा है। एक लड़का खुशी से नाच रहा है या वर्षा में नहा रहा है। तो ये था। तो हमें 5 लाइनें लिखनी हैं इस पे, चित्र पे आधारित। जैसा कि वर्षा ऋतु आने से सबको गर्मी से राहत मिल गई है। गाय और कुत्ते दोनों वर्षा का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह ये इसको पूरा करना है 5 शब्दों में। ये भी आपका होमवर्क है। और आगे चलते हैं। कविता पूरी करो और चित्र बनाओ। तो बच्चों, कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है, सही है। और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री। अगर कोई लड़की या महिला कविता लिखती है तो हम उसको कवियत्री बोलते हैं। और अगर लड़का और कोई व्यक्ति कविता लिखता है, आदमी, तो उसको कवि बोलते हैं। तो रचना करना एक मुश्किल काम माना जाता है। कहते हैं जिसे चित्रकार होता है उसको, वो रचना करता है चित्र की। उसी तरह जो कवि होता है वो शब्द चुनता है, वो रंग नहीं चुनता है। जैसे चित्रकार क्या करता है, ब्रश लेता है और तरह तरह के रंग लेता है, उन रंगों को भी मिलाता है और अपने सोच के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से एक चित्र बनाता है। चित्र कुछ भी हो सकता है। तो उसमें रंग का सिलेक्शन कैसे चुनाव करता है, कैसे बनाना है, ये सब, तभी उसको कलाकार बोलते हैं। उसी तरह कवि भी क्या करता है, वो भी रचना करता है। अब उसके पास रंग नहीं, उसके पास शब्द है, शब्दों का सागर है। उसमें से कौन शब्द को लेता है, कैसे लेता है, कविता की कैसे लय बनाता है, तो एक एक शब्दों को चुन के देखता है। कभी कभी उसको वो शब्द पसंद नहीं आते हैं तो उसको छोड़ देता है। तो तुम भी इसको पेंसिल से लिखो,
लिखने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और अच्छा शब्द मिल गया, अच्छी लय बन रही है, तो शब्द बदल भी सकते हैं। तो हम लोग इसी कविता पे चलते हैं। जैसे कुछ कविता का कुछ भाग पहले ही लिखा हुआ है। काले काले आते बादल, झूम झूम के जल बरसाते। तो इसके अंदर आते बादल झूम झूम के मन को भाते, तो इसमें कोई ये नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही सही है, लय बन रही है तो वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए इससे क्या होती है, तुम भी कवि बन जाओगे। तुम आखिरी में इस कविता को लिखने के बाद क्या करोगे, वो जो आखिरी में कवि का नाम होता है उसमें अपना नाम लिखो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी रचना है। ठीक है, कुछ जो दिया हुआ है उसी को पूरा करते हैं, इसलिए कुछ पहले से ही दे रखा है, पंक्तियाँ दे रखी हैं। ये भी वर्षा ऋतु पे ही है, जो हमने पाठ में पढ़ा था उसमें से कोई लाइनें न लें। जब मैं कहूँ कि वह स्वरचित होती है, अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए। जो स्कूल मैगज़ीन है, स्कूल पत्रिका जो है, उसमें भी क्या होता है, कुछ बच्चे नेट से लिख आते हैं। तो यहाँ पे आज इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो लिखना है वो अपने आप लिखना है, स्वरचित होनी चाहिए, और तभी खुशी मिलेगी असली कि ये मैंने रची है। तभी उस शान से उसके नीचे, कविता के नीचे तुम अपना नाम लिख पाओगे। अगर चीटिंग करके या दूसरे से करवा के लिखा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ठीक है, तो हमने बस इतना ही बताना था कि कैसे कविता लिखी जाती है। हल्का सा गाइड क्या किया मैंने कि लय मिलना चाहिए। जब कविता पढ़ते हैं तो उसके आखिरी के शब्द, जैसे इसमें काले काले आते बादल, तो आते बादल का लय अगले वाले दो शब्दों में होने चाहिए। अब कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। और कौन अच्छा है इसमें ये नहीं कि जो एक बता दिया वही सही है। इसमें हजारों तरह के शब्द हैं और सब कौन अच्छा लग रहा है तुम्हें वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे काले काले आते बादल, झूम झूम के बरसाते बादल, या झूम झूम के जाते बादल, आते का जाते बादल। तो इसमें हमें क्या करना था, लय बनानी थी और अर्थ भी आए। ये जो शुरुआत में कैसे कविता को रचना किया, सबसे पहले बादल को दिखाया गया है, फिर बहुत ढंग से दिखाया शुरू में। इसी 6 लाइनों में क्या दिखाया, 6 पंक्तियों में, कि पहले बादल आए और सबको खुशियाँ मिली क्योंकि गर्मी से राहत मिली, और आखिरी में जब ध्यान से देखो उसमें हरियाली लाती। अब उसमें बादल से जो वर्षा के क्या क्या फ़ायदे हैं वो तक बता रहे हैं, और गीत सुनाती। तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से इसमें क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है। तो उसी तरह तुम भी इसको क्रिएट करोगे। ठीक है बच्चों, और इसको बनाने की कोशिश करो। तो आज हमने क्या किया, इस पार्ट के हमने उसके बाद में, हाँ, इसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है, देखो ध्यान से। इसमें चित्र भी बनाना है। अब ये चित्र किसका होगा, वर्षा ऋतु का ही होना चाहिए। इसमें काले बादल भी होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, जब काले बादल होंगे तो बिजली भी होगी, और कुछ पेड़ पौधे होने चाहिए जो हरियाली दर्शाएंगे, और कुछ जीव जंतु भी होने चाहिए, चिड़िया, पशु या चिड़िया होनी चाहिए जो कि
या बच्चे होने चाहिए जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, प्रकृति का एहसान मान रहे हैं कि वर्षा ऋतु आ गई तथा हमको भीषण गर्मी से राहत मिली। तो ये सारा काम इस चित्र के जरिए होगा। तो इस समय एक्टिविटी के क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाने हैं, केवल पढ़ाई, हम लोग एक्टिविटी की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने आज क्या किया बच्चों, आज हमने अपने चौथे पाठ के भाषा से के सभी प्रश्न कर लिए। इन सबको याद करना है। ये समान पर्यायवाची तो हम लोग अपने व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हर पाठ के पीछे क्या है, व्याकरण भी दिया हुआ है। केवल व्याकरण के पुस्तक में ही नहीं है, ये हर पाठ के बाद में दिया हुआ है। जैसे ये वाला हमारा ही उदाहरण था, समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची, और 3 पर्यायवाची लिखने हैं और याद करने हैं, तभी हमारा ये काम पूरा होगा। अब आगे चलते हैं। संज्ञा वाला हमने देख लिया। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हमें पता चल गया। यहाँ से पाठ पढ़ेंगे उसमें भी पता चलेगा, और इसको हमने हल किया आज। और आज हमने ये देखा कि एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ भी होते हैं। जैसे घटा वाला किया, पर और जान, इनके 2 अर्थ होते हैं, और उनका दोनों का वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है, एक हमने ये सीखा। और आज गृह कार्य में हमने क्या दिया था, हमने दिया था कविता याद करने की। कविता याद करनी है। कविता के याद करने के क्या क्या फ़ायदे हैं बच्चों? एक, परीक्षा के हिसाब से एक प्रश्न आता है, कविता पूरी करो, तो उसमें कविता लिखी होती है और कुछ पंक्तियाँ गायब होती हैं, कुछ शब्द गायब होते हैं। उसको तभी कर पाओगे जब तुम्हें आपको इससे कविता याद होगी। तो कविता घटा घिरी झूम के इसको याद कर लेना है। अगला है, हमें रचना करनी है, कुछ पंक्तियाँ लिखनी आनी चाहिए। आज भी क्या होती है, आज भी देखा जाता है कि बच्चे हिंदी इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, 4 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वाक्य लिखने की बात आती है तो इंग्लिश या हिंदी के एक वाक्य भी नहीं लिख पाते। वाक्य लिखना भारी पड़ जाता है। क्यों? कारण यही कि अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास करना है। और बहुत अच्छा अध्ययन क्या है कि ये चित्र से देख के हमने किया, इसीलिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें अपनी क्रिएटिविटी आएगी। बच्चे वही तोते की तरह 2 उत्तर रट लेते हैं, उसी को परीक्षा में लिख देते हैं, कोई नया लिखने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसे प्रश्नों से हम लोग इस समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे इसी के अंदर ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, चित्र से तुम्हें 5 वाक्य बनाने हैं, सही वाक्य बनाने हैं, तो हमें लिखना भी आ जाएगा धीरे धीरे। अभ्यास करना है और स्वयं करना है, दूसरे की कॉपी से लिखने की कोशिश नहीं करनी। तो आगे चलते हैं। तो आज हमने एक दूसरा दिया, एक कविता पूरी करने के लिए कही। कविता पूरी करते समय में लय अर्थ का भी ध्यान देना है, और ऐसा शब्द होना चाहिए जो लिखी हुई पंक्तियों को भी पूरा करे, उससे अलग ना हो, लय बना रहे, मतलब निकले। और जब ये कविता हो जाएगी तो आखिरी में, कविता के अंत में कवि का नाम होता है, तो उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी रचना होगी। और ड्राइंग पोर्शन जो छूट रहा है, ड्राइंग का पीरियड भी मिस कर रहे होगे, तो वो ये चित्र बनाने के लिए है।
ए पेज में चित्र बनाना। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अपने हिंदी व्याकरण पे आ जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। हमने 4 लेसन पाठ्यपुस्तक से किए, अब हम हिंदी व्याकरण पे चलेंगे। हमारी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका, सेवी पब्लिकेशन की है, भाग 5। कौन सा भाग है इसका? 5। ये मैं आपको PDF फॉर्म में भी है, मैं उसको आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।